पार्टी कौन सी है? पार्टी डी, डी फॉर डब्लू। ये भाई फूल किस भाई का था? अच्छा अच्छा, आपने पेश कर दिया मुझे, शुक्रिया। बच्चों, अकल के कच्चों, याद रखिएगा कि नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालिएगा, उसके बाद सारे टैक्स क्रेडिट माइनस कीजिएगा। ये टैक्स वो जमा कराने जा रहा था, गवर्नमेंट ने कहा कम से कम सेल का 1.25% तो जमा करा दो, लेकिन बात रखिएगा एक बात मेरी, सेल का 1.25% लेते हुए कि सेल का 1.25% आपने तब लेना है जब सेल 100 मिलियन से ज्यादा हो, और दूसरी बात यह है कि सेल का 1.25% लेते हुए आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये सेल एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स हो। ये बात याद रख लीजिएगा। अगर सेल में सेल्स टैक्स पड़ा हुआ मौक में तो कट दीजिएगा, अगर सेल्स में सेल्स टैक्स पड़ा हुआ तो कट दीजिएगा, कटना ना आया तो मुझे बताइएगा। यानी सेल पड़ी होगी 118 पे, उसे ले जाइएगा 100 पर। ये कौन सी सेल होती है जिसके ऊपर 1.25% लगाते हैं? जरा जल्दी से बता दें। एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। दिमाग की गरारियां थोड़ी थोड़ी खुलती हुई फील हो रही हैं? ओके, एक्सरसाइज कराई जाएगी आपको इंशाल्लाह क्लास के अंदर, ये सारी गरारियां खुल जानी है। माय डियर, आप आजाद ऐसा करें, जल्दी से चैप्टर नंबर 10 के अंदर आ जाइए। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 5 निकालने इससे पहले कि मैं आपको कुछ और जान दे यार, पेज नंबर यार, जान दे यार, तंग ना कर यार बबलू। अब तुझे पेज नंबर भी नहीं बता, पेज नंबर भी अब हम बताएंगे। अच्छा मेरे डियर, अब सीरियस हो जाएं, पेज नंबर 248 निकालें। रशीद को जरा साइड पे कर दें बिकॉज ही इज डिस्टर्बिंग सो मच इन क्लास। साथ वाले को जरा प्यार से कोनी करके ना जरा साइड पे करें। गुलजार, गुलजारा आंटी का बेटा, गुलजार is a Pakistani resident, operates various businesses. He disposed of the following. और सवाल की रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर द अमाउंट ऑफ इनकम ढजंग। अच्छा, गुलजार नहीं होता था खाला रशीदा का बेटा? वो छत से गिर गया, हद हो गई, हमेशा बोंगी मारनी है। गुलजार के पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये कभी भी नहीं मिलेगा आपको। ये पेज नंबर किताब का है असल में 240-50 से 2 सफ़े पीछे, तो ये कभी भी नहीं मिलना, हो ही नहीं सकता मिले आपको, ये तो उम्रें लग जाती हैं सफ़े ढूंढने में। तो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर 50 मिलियन, द कॉस्ट वाज 25। द टैक्स डेप्रिसिएशन हैज बीन अलाउड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अप टू टैक्स ईयर 2017। माय डियर, मेरे सवाल का जवाब दिए भाई, मैं कभी कभी डियर कहता हूं तो फिर देखता नहीं। अच्छा, कोई अंग्रेजी का फिक्रा बोले। बैड पीपल, कोई अंग्रेजी का फिक्रा बोले। वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड द कॉस्ट, तो एक्सटेंड द फॉर्मूला ऑफ बीवी। बीवी का फॉर्मूला क्या कर दें? ये सुना है या किसी खलाई मखलूक से बातें हो रही हैं? नहीं, मैं मानता ही नहीं, मैं मानता ही नहीं, तुम लोग पढ़ते ही नहीं। अच्छा, अब मुझे भैया हंसने का तरीका होता है, आप बताएं क्या करें? कंसिडरेशन और डब्ल्यूडीवी को एक्सटेंड कर करके कुछ करें? मेरे भाई, इसमें नोट दे के आना था कि ये बिजनेस इनकम में जाएगा, तुमने मुझसे कैपिटल गेन इनकम मांगी है, देयरफॉर नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। ये वाला सवाल इसलिए मैं आखिरी दिन कराता हूं, वरना हर सवाल कोई बच्चे इस एंगल से पढ़ते हैं कि शायद कुछ भी नहीं करना। ये आईकैप की हिस्ट्री का वर्स्ट 3 सवाल है। ये 10 साल पहले कुछ लोगों के साथ हुआ था, ये पेपर में वो गए थे, ये करा के आ गए थे, ये हुआ था इनके साथ। वो बेचारे कैपिटल गेन निकाल रहे थे, आईकैप ने कहा ये तो बिजनेस इनकम है। अभी मैंने आपको बता दिया, जो चीज डेप्रीशिएट हो रही हो
वो वाली चीज का बेचना हमेशा इनकम फ्रॉम, वैसे भी वो कहता है वो वेरियस बिजनेसेस चला रहा है, तो डेप्रिसिएशन या WDV टैक्स वालों की गिवन होना इस बात का सबूत होगा कि ये एसेट कौन सा है। तो बस ये लिख के आना था, इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस, सो नो कैपिटल गेन विल बी रिकॉर्डेड। फिगर्स अपने पास रखो मेरे प्यारे एग्जामिनर, फिगर्स को मैं नहीं लूंगा। अच्छा चले हम साइड पे हो जाएं। एक गाड़ी आपने बेच दी है 12 लाख रुपए की, गाड़ी आपने खरीदी थी, गाड़ी की बीवी है, साल के शुरू में चपेड़ मारूं, बॉल पॉइंट सेट कर रहा है, ऊपर देख। द कार वॉज बींग यूज 70% फॉर बिजनेस एंड द रेट ऑफ टैक्सेशन इज 20%। चलें जी, गाड़ी के बेचने के ऊपर गेन लॉस निकालें। कंसिडरेशन कितनी है माय डियर? जहां कोई एसेट पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, तो जल्दी बताएं WDV में डिडक्शंस नॉट अलाउड को ऐड बैक कर देते हैं। अभी रिवाइज नहीं किया हुआ ना, इसलिए जो है दिमाग की गरारियां नहीं चल रही हैं, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। yes, तो माय डियर इसमें भी यही नोट डाल के आएंगे, ये बिजनेस एसेट है, ये कैपिटल गेन नहीं है, इसलिए इसको भी इग्नोर करेंगे। ये 2014 वाले रो रहे थे, यू शुड रिलैक्स, 13 वाले कर लो। तो ये भी बिजनेस इनकम है। बहरहाल इस पे कोई एतराज नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ये मुजस्मा है और ये सिक्योरिटीज है, ये सेपरेट ब्लॉक है, ये नॉर्मल में, ये इसकी कैलकुलेशन कर दीजिएगा। उसी धुन के अंदर चलते चलते इन दोनों को भी ना फारक कराइएगा, क्योंकि उसने भी फारक कर देना है। ओके, गॉट इट, डन गाइस। बोंगे ने बोंगी मारी। साथ वाले के सर पे जरा शफकत का हाथ रखें, थोड़ा सा शफकत का हाथ प्लीज, साथ वाले के सर पे शफकत का हाथ रखें, रखें जब तक मैं अगली एडजस्टमेंट की तरफ ना आ जाऊं। और आप शफकत का हाथ उठा के अपने सर पे रखने की कोशिश करें, आज हटा लें, बहुत होगी। अच्छा, ये सेक्शन 75A क्या था? टिंकू बाल सही कर रहा है तू, सेक्शन 75A क्या था, किसी को याद है? मैंने कैसे याद करा दूं, प्रॉपर्टीज वगैरह अगर आपने 5 मिलियन से महंगी खरीदी और कैश में पे कर दी, ये किसी भी किस्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, बिजनेस, घर, जो मर्जी, ठीक है, एनी बाजी नहीं, पेज 242 एनी बाजी, एनी बिजनेस की, प्लॉट, घर, कोई भी चीज अगर आपने कितने से महंगी खरीदी और पेमेंट किस में कर दी? कैश में। समीउल्लाह, व्हाट आर यू स्माइलिंग एट? ओके, चले माय डियर। अच्छा यार, ये जो नोशनल अमाउंट है ना, ये असल में माइनस करनी होती है मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शंस में। ये कहां माइनस करनी होती है? तो असल में बच्चे ये समझते हैं कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स के ऊपर जो है नोशनल अमाउंट माइनस करनी होती है। मेरे डियर मीनू बोलन दो, ऐसा नहीं होता। देखें, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने किसी के 60% शेयर खरीदे हुए हैं तो वो पब्लिक तो है, लेकिन मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि वो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, अनलिस्टेड कंपनी होती है। फेडरल गवर्नमेंट ने 60-70% शेयर खरीद लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो पब्लिक बन जाएगी, गेन सिक्योरिटीज में जाएगा, लेकिन नोशनल अमाउंट माइनस नहीं करेंगे। सिमिलरली कोई और कंपनी है जिसमें फॉरेन गवर्नमेंट ने 70% या किसी बाहर की कंपनी ने वो शेयर खरीदे हुए जिसको उसने खरीदा हुआ है, वो भी मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन वो होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में डील हो रही हो। तो इसलिए माय डियर, नोशनल अमाउंट माइनस होगी ऑन लिस्टेड कंपनी शेयर्स एंड अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज जो मार्केट में डील हो रही हैं। नॉट एप्लीकेबल, नोशनल एक्सपेंसेस माइनस नहीं करने ऑन अनलिस्टेड कंपनी विच फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ, चाहे वो पब्लिक कंपनी है लेकिन अनलिस्टेड होने की वजह से मार्केट में उसकी चीजें नहीं बिक रही, इस वजह से वहां नोशनल एक्सपेंसेस माइनस। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, पब्लिक कंपनी के शेयर्स का बेचना तो सिक्योरिटीज में जाएगा, लेकिन हर सिक्योरिटी का नोशनल एक्सपेंस माइनस नहीं होगा। सिर्फ किन सिक्योरिटीज का नोशनल एक्सपेंस माइनस होगा? जो लिस्टेड हैं, यानी मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा अपलोड करते हुए, मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन। तो अच्छा जी,
लिस्टेड सिक्योरिटीज होती है। INCCPL से और उससे तो रूट होनी है, वो बात भी अपनी जगह। हाँ, दोनों चीजें देखनी है। खामोशी के केस में ज्यूम करेंगे हुआ हुआ है बस सब कुछ। अच्छा माय डियर, अब यार मैं बस 1-2 मिनट इंतजार कर रहा हूँ बच्चों का, आगे कुछ भी नहीं है। ये हमारा सारा काम जो है ना इंशाल्लाह कोई 50 मिनट का होगा, ज़्यादा काम नहीं होगा। मैं बस जो है वो इंतज़ार कर रहा हूँ बच्चों का, ताकि वो बच्चे आ जाएं और हम जो है वो शुरू करें। अल्लाह आपका भला करे। क्या कहते हैं न्यूमेरिकल सेल्स टैक्स वाला। अच्छा, ये ज़रा क्वेश्चन 7 निकालें पेज 319 पे। क्वेश्चन 7 निकालें पेज 319 पे। जी पढ़ें जी, क्वेश्चन 7 पेज 319, बताएं जवाब इसका। पॉज कर दो यार जरा। हाँ जी बोलें भाई, किधर है? पेज नंबर 319। Under income tax ordinance, reduction for capital loss is allowed where consideration on capital is less than cost. What is the exception to this rule? कैपिटल लॉस की रिडक्शन अलाउड है। ये लॉसेस के चैप्टर की बात नहीं है, कैपिटल गेन के चैप्टर की बात है। तो ज्वेलरी वाला और वो लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं, बस ये पूछना चाह रहा था। अच्छा भाई, डेटे को ना पहले सवाल में सिंप्लीफाई करना होता है। एग्जाम्पल नंबर कौन सी मैंने कही है? 9। डेटे को पहले सिंप्लीफाई करना होता है। ये देखें आप, एक ही साल मैंने पेज 314, एक ही साल में मैंने लूट मचा दी है। अब क्या डेटा में सिंप्लीफाई करूं या लॉसेस का चैप्टर लगाऊं या लॉसेस के चैप्टर से पहले डेटा सही करूं? पहले डेटा सही करें। जैसे होता था ना, कई मुल्कों में बिजनेस हो रहा है तो उसको पहले इकट्ठा कर लें। तो वर्किंग नंबर मेरे ख्याल से 1, सिंप्लीफाई द डेटा। बिजनेस 200 माइनस 150 माइनस 80 नेगेटिव 30। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अच्छा, अब ये कैपिटल गेन पता है क्या हुआ होगा? कुछ ज्वेलरी के ऊपर गेन आया होगा, मिसाल दे रहा हूं, प्राइवेट कंपनी पे गेन आया होगा, प्राइवेट कंपनी पे लॉस आया होगा। तो ये सारा सिंप्लीफाई करने के बाद ये गेन या लॉस बचा होगा। समझ आ रही है बात? जी बोलें। अदर सोर्स जी, अच्छी बस माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इन्ना लिल्लाह। अच्छी सवारी और सारी सारी बसें हैं भाई। बस 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 बस। अच्छी
अच्छी अच्छी प्लीज if you try to cross the limits, I will not cross the limits, alhamdulillah, but I will open the doors for you of this class. Okay, try to be professional ना. अब थोड़ा सा महज़िब शहरी का सबूत दिया करें. इनकम सैलरी 80, इनकम फ्रॉम क्या क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या 9 10 11 12 13 13 जमा 8 हाँ लेस इनकम फ्रॉम बिजनेस 220 है. हाँ जी क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस -30 नहीं आ रही. मैंने 80 लिखी है. कोई नहीं, इंसान पुतला है. अच्छा खता का 1 अच्छा मैं मेरे जेह्ड़ा बॉल पॉइंट है वो तो लिखवा दो मैनू जी. 220 गलत है बताएं. 150 चलें ये नोट करें. ट्राई टू बी मुहज़्ज़िब. ये एक बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर. चलें जल्दी करें. अब मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा, ऐसे ना बना करें ना. ओके अभी हम ऑनलाइन फिजिकल वाले जो नहीं आए हुए, ऑनलाइन वाले तो माशाल्लाह अटेंड करेंगे. फिजिकल वाले भी जो नहीं आए हुए उनसे आपसे हम फीडबैक लेंगे अभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर उनसे फीडबैक शेयर करेंगे. उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगी. मुझे तो तकरीबन ये सब आता ही था. दूसरी ऑप्शन शायद ये हो कि मुझे तो आज पता चला कि टेक्स्ट माशाल्लाह ज़बरदस्त ऐसा भी है. मुझे तो आज अंदाज़ा हुआ कि चीज़ें माशाल्लाह जी. ऑप्शन बी को टिक करेंगे आप. ठीक है ओके. रिवीजन हुई. ऑप्शंस आप लोग ही बनवाएंगे मुझे फिर उसको. अच्छा जी नहीं बोंगी. ओके नहीं भाई ये रियल फूल है. हकीकत छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. अब खुद ही को बुलंद करते नहीं और फिर कहते रहते हैं ये मसला है वो मसला है. ओके अच्छा जी. ऑन विच फिगर टू टेक 75%, ज्यादा वाली इनकम या कम वाली इनकम. भाई इसमें यार सीधा सा रूल है. बच्चे पूछते हैं आके किस फिगर पे 75% पता ना किस पे लेने, वो जो चैप्टर 4 में सीखा था टेबल 1 2 डिसाइड करते हुए. तो जिस पे आपने टैक्स रेट लगाना है, टैक्स रेट आपको पता है पहले मैंने ज्यादा वाली इनकम पे लगाना होता है. तो ज्यादा वाली इनकम पे 75% लेके देखना. समझ आ गई बात क्या हो रही है.
पता चले इस साइड से होकर गुजर जाए, एक ही होया है। अच्छा चलें छोड़ें, बस ये तो थोड़े बहुत पास पेपर हैं, इनको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, इनकी टेंशन ना है। आप ये सवाल करें हमारा आज का, जो ये नोट्स में यहां पे लिखा हुआ है, आज के नोट्स में क्वेश्चन 6 ऑफ सितंबर 2024 अटेम्प्ट। ज्यादा वाली इनकम शेयर उसका ऐड करने के बाद वाली होती है। अब ये वही है जिनके पास से होके गुजर गई है, इनको वो चीजें याद ही नहीं, तो इधर उधर की ना बात कर, तो बता काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अच्छा माय डियर, ये सवाल आया था, एक अच्छा सवाल था एक आपकी हिस्ट्री का, बट इजीली 50% मार्क्स इसमें आ सकते थे, नो प्रॉब्लम इन दैट, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं थी। अच्छा अब आप हजरात से मैं थोड़ी सी बात करता हूं। भाई फूलों के साथ कांटे तो होते हैं, ये याद रखिएगा जिंदगी में। ट्राई टू बी प्रोफेशनल। अच्छा चलें जी, हर शीदा टल्ली इधर मुतवज्जे हो जाए, पेज नंबर 511, पेज नंबर 511। खुशबू आ सकती है अगर इस पे परफ्यूम लगाया हो। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये जो पेज है ना, पेज 511 वाला, ये जो पेज है ना पेज 511 वाला, उसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ चीजों की इंपोर्ट और सेल अगर हो रही हो, कुछ चीजों की इंपोर्ट और सेल अगर हो रही हो, तो इनके ऊपर टैक्स कितने % लगेगा? 25%। क्लास इधर हो रही है, ठीक है। फिर दोबारा लिखा हुआ है कुछ चीजों की इंपोर्ट और सेल हो रही हो तो भी टैक्स कितने % लगेगा? 25%। अच्छा ये मैंने आपको बताया था, ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, ये इंपोर्ट एंड सेल नहीं है, ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड। एक तो ऐसी गाड़ी जो 40 लाख से महंगी है, और इसके अलावा ऐसी गाड़ी भी जिसकी इंजन कैपेसिटी 1400 सीसी या उससे ज्यादा है, और डबल कैबिन गाड़ियां पिकअप व्हीकल्स होती हैं, तो ये भी 25% लगेगा। अब सवाल ये है कि क्या बच्चों ने ये 25% का रेट याद करना है? तो जवाब है नहीं। मेरा नहीं ख्याल आपको ये टेबल याद करने की जरूरत है कि ये 4 मिलियन है, ये 1400 सीसी है। हल्का फुल्का अगर आपके जहन में रह भी जाए तो ये मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर दी थी, लेकिन ये आइटम्स अगर मैं ना भी याद करूं और मुझे पता चले कि कोई आइटम इंपोर्ट और सेल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? अच्छा ऊपर वाले नीचे वालों में फर्क नहीं है, ये थर्ड शेड्यूल टाइप आइटम्स हैं, क्योंकि ये थर्ड शेड्यूल की कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। ये थर्ड शेड्यूल टाइप आइटम्स हैं जिनको रिटेल प्राइस वाली चीजें कहा जाता है, और ये कौन से आइटम्स हैं? थर्ड शेड्यूल के अलावा वाले, तो इनके ऊपर भी रेट 25% है। तो ये वो अक्सर चीजें हैं कुछ जिनकी इंपोर्ट और सेल के ऊपर रेट कितने % है? 25%। अब आईकैप को इन चीजों को अगर दे तो उसे रेट बताना चाहिए। अभी आईकैप से मेरी बात चल रही है इस बारे में। अभी आईकैप ने जो ईमेल का भी रिप्लाई किया है, वो आईकैप ने लिखा है कि बच्चों को स्टूडेंट शुड नो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये पता होना चाहिए किन चीज़ों पे 25% लगना है। लेकिन ऑब्वियसली मैंने उनसे दोबारा सवाल पूछ लिया कि नो है या मेमोराइज है, तो अगर कोई जवाब आया तो फिर मैं आपसे शेयर कर लूंगा। तो कम से कम नो होना चाहिए, मेमोराइज अब पता नहीं रट्टा मार सकते हैं या नहीं मार सकते। चलें इक्का दुक्का आइटम है, आप क्या करें, इसका कोई हल नहीं है इस तरह की चीज़ों का। अच्छा अब ऐसी कोई आइटम आया तो कोई एक दो आइटम बीच में आया तो मुझे बता दीजिएगा, आगे चलें। क्योंकि इसको कम से कम इतना तो आईकैप को लिख देना चाहिए था ना कि all payments were made by cross check or pay order, moreover all above figures are excluding sales tax. Sales tax is applicable at the rate of 18%, however for some goods it is 25%. यहाँ से भी हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि कुछ चीज़ों पे 25 लगना है, बट इसको ऐसा पंगा नहीं लेना चाहिए था।
पिछली दफा वालों को भी एक सवाल मैंने करवाया था 25% वाला, वो आप लोगों को इस वजह से नहीं करवाया कि ये सवाल आपको करवा देना था, तो इसलिए यहां से ये चीज कवर कर लेते हैं। हमारी किताब में आपको पता है क्वेश्चन 7 था, 7 क्वेश्चन इकट्ठे थे, उसमें 7th में आपको नहीं करवाया हुआ, वो 25% वाला है, तो उसकी जगह मैं ये करवा रहा हूँ। बहरहाल जहां 25% वाला मसला है उसको देख लेंगे। सरमाया एसोसिएट्स एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ पर्सनल केयर आइटम्स, इट इज रजिस्टर्ड, ये ब्यूटी क्रीम्स बाथरूम की चीजें आगे पीछे ये वो, इट इज रजिस्टर्ड विद सेल्स अथॉरिटीज एज मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। मैन्युफैक्चर भी करता है चीजें, इंपोर्ट भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। परचेजेस, वर्किंग 1, परचेजेस रॉ मटेरियल फॉर, तो फिर ये वर्किंग 1 तो नहीं, ये तो वर्किंग 2.1 है। रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल सेल एंड रॉ मटेरियल फॉर एग्जेम्प्ट सेल। तो ये इस सवाल में इंटरेस्टिंग चीज थी, आपने देखा होगा उसने एग्जेम्प्ट सेल के लिए रॉ मटेरियल खरीद लिया है, होली कुरान के लिए मिसाल दे रहा हूं, और एग्जेम्प्ट सेल सवाल में थी नहीं, तो हो सकता है ऐसा उसने रॉ मटेरियल खरीद लिया और एग्जेम्प्ट सेल के लिए, लेकिन जब आप लोगों ने वर्किंग 2 खोली होगी तो आपको एग्जेम्प्ट सेल सवाल में मिली नहीं होगी। तो रॉ मटेरियल खरीदा हुआ था फॉर एग्जेम्प्ट सेल, लेकिन बाद में वो एग्जेम्प्ट चीजें अभी बिकी नहीं, तो ठीक है कोई मसला नहीं, ये रॉ मटेरियल है। ये क्या है? रॉ मटेरियल है, ये मशीन से गुजरेगा और फिर क्या बनेंगी? फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल फॉर टैक्सेबल एंड फॉर एग्जेम्प्ट सेल, तो बता दें ये वर्किंग नंबर 1 में जाएगा या वर्किंग नंबर 2.1 में? 2.1 में। 800 kg ऑफ डिटर्जेंट परचेज फॉर 8,40,000 द रिटेल प्राइस। अब कहीं नहीं लिखा हुआ थर्ड शेड्यूल का मतलब है, लेकिन रिटेल प्राइस का लफ्ज ही किन आइटम्स के लिए है? थर्ड शेड्यूल के लिए। तो अब बताएं आप लोगों ने पेपर में क्या किया था, 8,40,000 लिया था या 800 ज़रब 1200 लिया था? इसको तो नॉर्मल वर्किंग 1 में डाल देंगे क्योंकि किसका डेटा आ रहा है? परचेज। आगे चलें, गुड्स वर्थ रुपीज 3 लाख, ये तो आसान एडजस्टमेंट थी, पेमेंट कैश में कर दिया। 50,000 से ऊपर की चीजों की पेमेंट कैश में नहीं हो सकती। सेक्शन 73 का लफ्ज लिख लें, वो आपको याद होगा शायद, सेक्शन 73 में लिखा होता 50,000 से ऊपर की पेमेंट कैश में, तो ये भी एक आसान एडजस्टमेंट थी, डैश डाल के इग्नोर करनी थी। नाउ ट्राई टू गेट द मार्क्स। एक स्टूडेंट आया, उसने कहा सर पता नहीं कैसी कैसी चीजों के नाम लिखे हुए थे सवाल के अंदर, कभी शैम्पू आ रहा था, कभी सोप्स, नहीं आया स्टूडेंट, कभी शेविंग क्रीम्स आ रही थी। रिलैक्स प्लीज, मुझे अभी तक इस सवाल में कुछ नहीं लगा ऐसा कि मैं आप लोगों को गेटिंग द इजी मार्क, जहां को फटाफट आया, मुझे पता है सवाल में मसले, लेकिन वो मसले इस तरह के नहीं है कि आप उसकी वजह से फेल हो जाएं। तो परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, इग्नोर करना था। ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, थल्लू पढ़ना शुरू कर देना। भूली हुई परचेज है, बिजली का बिल है, हद होती है क्या है सवाल में कुछ। वो बीच में आपको क्लिच फ्राई करे तो करे, उसमें तो उसमें भी बहुत आसान एडजस्टमेंट्स हैं, तो ये खुदा के लिए सर पे ना चढ़ाया करें, वो ना कंपनी सर की सेटिंग करेगी फिर। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3, इंपोर्ट ऑफ 2000 बोतलें ऑफ शैम्पू फ्रॉम फ्रांस। तो मेरे ख्याल से अब इनको फर्दर मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं है, ये तो शैम्पू बोतलों में आया है, अब इससे कोई दही नहीं बना के हमने बेचनी, तो ये फिनिश गुड्स ही हैं। शैम्पू मंगवा लिया ना, तो शैम्पू का रॉ मटेरियल मंगवाया, शैम्पू जहाँ रॉ मटेरियल लिखता है रॉ मटेरियल मंगवा रहा है, तो ये तो शैम्पू मंगवाया, तो फिनिश गुड्स मंगवाई हैं। तो इंपोर्ट ऑफ शैम्पू फ्रॉम फ्रांस वैल्यूड एट 20 लाख, द रिटेल प्राइस इज 1900। अब अगेन ये थर्ड शेड्यूल का आइटम है, लेकिन इस पे 25% लगाना था क्योंकि ये इंपोर्ट और सेल के अंदर आ रहा था, तो इस पे लगाना। सो दैट वाज अ बिट क्रिश्चियन क्वेश्चन, जिसके आपका 1 नंबर कट जाना था क्योंकि आपने दोनों जगह 18 लगा के आना था, उसने 25 लगा के आना था, तो 1 नंबर पूरे सवाल में कट जाना था। सो दैट इज अ क्रिच प्रोग्राम, सो दैट विल बी टैकल्ड बाय चैप्टर नंबर 20 क्रिचू। तो ये शैम्पू अगर इंपोर्ट और सेल हो रहा हो, वैसे नजर मार लीजिएगा आइटम्स को, एक एक दो दफा पढ़ लीजिएगा, याद तो मैं फिर भी नहीं कहूँगा, आई कह भी देता, मैं नहीं कहूँगा कि याद करें इनको। अच्छा जी, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया हो तो फिर उस पर आप 18% लगा दें, कोई मसला। अच्छा जी, एक्विजिशन ऑफ मशीन, एक्विजिशन ऑफ द क्वेश्चन इज फुल ऑफ इजी एडजस्टमेंट्स फॉर 27,50,000 इंक्लूसिव ऑफ 10% मार्कअप। भाई क्या क्या बताया था, एक सवाल कराया था क्लास में, उसमें 2% मार्कअप पड़ा हुआ था, इसमें 10%। किसी को याद है 2% मार्कअप वाला सवाल कराया था क्लास के अंदर? पता नहीं केड़े पिंडू मुंह चौक क्या, बहुत गुस्सा चढ़ता है आप लोगों पे कभी कभी। मैं ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ही कहना चाहिए। बहरहाल पिंड से आने में कोई मसला नहीं है भाई, हैं हम भी पिंडू ही, तो वो कोई बात नहीं है। मतलब ये कि मुंह चुक के ना आया करें,
बी हम्बल, मुंह थल्ले करके आया करें। And you should not behave like a gavachi गां। Enjoy the life, guys, but with muhazzab joke, not with okay. And if मेरी कोई चीज़ ऐसी आपको फील हो तो कागज पे लिख के रख लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा आप। अच्छा नहीं, ऐसा रहा कि वैसा रहा, देखना ये है वहां कैसा रहा। अच्छा भाई, ये ना पॉइंट 4 आपको कराया था, एमएस सोल्ड गुड्स टू वन ऑफ इट्स कस्टमर, द अमाउंट वाज इंक्लूसिव ऑफ मार्कअप सरचार्ज। मैं एक एक चीज को साबित कराऊंगा भाई। वो बच्चे अटेंटिवली सुने जिन्होंने ये कहा था कि हमें नहीं पता चला था ये क्या हुआ सवाल में। माय डियर, ऐसे ना किया करें ना, चीजें आसान होती हैं। अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट, हाँ ये बात जरूर है कि किस्तों वाली चीज की वीओएस कैसे निकलेगी वो अलग डिस्कशन है, वो तो वही वाली डिस्कशन है। किस्तों वाली चीज में चीजों का खरीदना या पैसों का आना जाना नहीं देखा जाता, बल्कि एग्रीमेंट का होना देखा जाता है। जिस महीने एग्रीमेंट हुआ इस महीने रिकॉर्ड होगी, ये तो शायद आपको पता ही है। तो अ डाउन पेमेंट ऑफ 5 लाख वाज मेड। डाउन पेमेंट कही है कि थोड़ी सी पेमेंट होगी है तो वही करेंगे ड्यूरिंग द मंथ with the remaining amount to be paid in 24 equal monthly installments। सर 24 5 लाख सर, मैं सर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट एक्विजिशन ऑफ मशीन, बस हो गया इस साल एग्रीमेंट खत्म भाई। इस परचेज को रिकॉर्ड करेंगे। हाँ 27,50,000 नहीं लेंगे, 27,50,000 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, मार्कअप पे सेल्स टैक्स नहीं लगता। नहीं सर पेपर में तो नहीं पोड़ी जाती ना इस तरह की चीजें। 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इधर लिखा हुआ है, मैंने सवाल जो करवाया था उसमें 4 इंस्टॉलमेंट्स थी। कहाँ सर कहाँ, मैं गवाची कहाँ, मैं मुझे ताती कहाँ 4 इंस्टॉलमेंट्स गाँव कहाँ कहाँ 4 इंस्टॉलमेंट्स कहाँ कहाँ कहाँ, फिर भी कहाँ, अल्लाह करे मिल जाए। हाँ 3 इंस्टॉलमेंट्स, 3 इंस्टॉलमेंट एग्रीमेंट और डिलीवरी हुई क्या? अच्छा ये 3 इंस्टॉलमेंट्स थी, पेपर में तो चौबी आ गई थी। चौबी मंथली, इधर 3 मंथली मुझे तो क्लास में कराई थी, पेपर में चौबी मंथली आ गई थी। हुई सर मैं जा रहा हूँ। ओके टॉयलेट सोप सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, टॉयलेट सोप वैल्यूड एट 2,43,000 सप्लाइड टू अ फैक्ट्री इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फॉर कंजम्पशन बाय फैक्ट्री स्टाफ। ये उसलिए इनको बेचा है कि फैक्ट्री स्टाफ ने टॉयलेट सोप यूज करने हैं टू अ फैक्ट्री इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अच्छा माय डियर, मुझे ये बताइएगा कि मैंने आपको 5th शेड्यूल में 1-2 चीज़ें पढ़ाई थी, ज़रा तसल्ली से मुझे जवाब देने और तसल्ली से डंके की चोट पर। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, is it a supply for further processing or is it a supply for use of staff? So it is a normal sale, no problem at all। ये इसको 18% में डालेंगे, इसको 0 रेट नहीं लेंगे। हाँ अगर उनको रॉ मटेरियल बेचते और उन्होंने उस रॉ मटेरियल से आगे कोई फिनिश गुड बना के बाहर के मुल्क में बेचनी होती तो फिर हमारी सेल 0 रेट थी। तो अभी तो हमारी सेल 0 रेट एक कॉन्सेप्ट है असल में लॉ में। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वो जगह होती है जहां लोग एक्सपोर्ट करते हैं चीजें, तो आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वालों को हेल्प करें रॉ मटेरियल बेच के तो फिर आपकी सेल 0 रेट है, वरना किसी भी एक्सपोर्टर को चीजें बेच दें आपकी सेल 0 रेट नहीं होती। तो ये तो हम एक्सपोर्टर को बेच भी नहीं रहे बल्कि उसके स्टाफ के इस्तेमाल के लिए ये तो मुझे लग रहा है सेल टू एंड कंज्यूमर है। मुझे सेल टू एंड कंज्यूमर लग रही है। बस इसको 18% पे डाल देंगे, इसको कौन सा आप जो है वो 0% पे डालेंगे। किधर है ये? ऑफ शेविंग क्रीम सप्लाइड फॉर कंजम्पशन अबोर्ड 0 रेट होगी ना, क्योंकि कराची से मियाँ वाली नहीं आ रही फ्लाइट, कराची से गुजरा वाला नहीं आ रही फ्लाइट, कराची से नए यॉर्क में जा रही है। तो नया यॉर्क जो है वो तो मेरे ख्याल से आजकल पाकिस्तान से बाहर है ना, आपकी अटेम्प्ट तक भी पाकिस्तान से बाहर ही होगा। तो नवाज शरीफ के आगे आपको प्रोग्राम नहीं पता।
तो 500 किट्स ऑफ शेविंग क्रीम सप्लाइड फॉर कंजम्पशन अबोर्ड ऑन अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू न्यूयॉर्क. दीज किट्स वर परचेज्ड ऑन उधार फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर इन जकम फरवरी. द रिटेल प्राइस ऑफ ईच किट इज 1200. तो फिर अगेन जिस चीज की रिटेल प्राइस दे दे तो फिर उसकी एक्चुअल प्राइस से लेंगे या फिर रिटेल प्राइस लेंगे. However, the payment for these kits is, अब इसने ना दोनों तरफ से घुमाने की कोशिश की है. सेल में तो डालना है क्योंकि सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन ऊपर लिखा हुआ है. सेल में तो डालना है. परचेज में बताएं क्या मसला है. परचेज में बताएं क्या मसला है. 180 डेज काउंट करना शुरू करें जी. 180 डेज जल्दी करें. ये अब सवाल सुबह भी कराए ना. इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. पेमेंट अभी तक आउटस्टैंडिंग है. तो 2 तारीख से गिनना शुरू करें. और महीना साल कौन सा है? 2024. तो माय डियर दिन गिने. 27 दिन फरवरी के, मार्च, ये 27 नहीं 28 दिन फरवरी के, क्योंकि यकम को तो गिनना नहीं लेकिन आगे 29 दिन है. 28 दिन फरवरी के, मार्च, अप्रैल, पूरा तो नहीं हो गया, मुझे रुकवा दीजिएगा जहां पूरा हो. जून, जुलाई, मुझे लग रहा है पूरा हो गया. तो 30 को क्या हो गया? 180 डेज पूरे. अभी सुबह सुबह मैंने न्यूमेरिकल आपको कराया था. हमारे सवाल का महीना कौन सा है? अगस्त. हमारे सवाल का महीना कौन सा है? अगस्त. हमारे सवाल का महीना कौन सा है? अगस्त. आप बताएं क्या सजा हमारे साल में बन रही, हमारे न्यूमेरिकल के महीने में बन रही है या सजा पिछले महीने में बन रही है? एक्सेलेंट. सजा पिछले महीने में बन रही है. अब मुझे बताएं मैं क्या एज्यूम करूं कि पिछले महीने सजा मिल गई होगी और इनपुट रिवर्स हो गया होगा, या अब 182वें दिन सजा दूं? आप मुझे मशवरा दे दें. 182वें दिन सजा दे दूं या सजा 180वें दिन दे दूं? 100. जी मेरी भी ये राय है, आपकी भी ये राय है. लेकिन आई कैप ने इसको हमारे न्यूमेरिकल में वर्किंग 1 में रिवर्स किया हुआ है. फिर आई कैप से जब पूछा गया तो आई कैप ने कहा कि अगर स्टूडेंट ये अजम्पशन दे दे कि जुलाई में रिवर्स हो चुका है तो हम उसको पूरे मार्क्स दे देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. लेकिन मेरे ख्याल से अजम्पशन भी देने की ज़रूरत नहीं. आप छोटा सा लिख के भी आ सकते हैं कि 180 डेज हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड इन जुलाई. इस तरह भी लिख देंगे आप तो मेरे ख्याल से गुजारा चल जाएगा. शो एक्सक्लूजन की थोड़ी सी रीज़न लिखाइएगा. आई कैप ने इसको सोल्यूशन में रिवर्स किया हुआ है लेकिन हम नहीं करेंगे. वो मान रहे इस बात को कि दूसरा सोल्यूशन भी एक्सेप्टेबल है, कोई ऐसी बात नहीं. और ज़्यादा लॉजिकल वही है. बिला वजह एक नई चीज़ लॉ में क्यों निकालें कि अगर 180 दिन में सज़ा नहीं मिली तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है मैं तो कुछ बता ही नहीं रहा. तो बिला वजह बात को फैलाने की जरूरत नहीं. बहरहाल कोई कदू कैसी एडजस्टमेंट आती है आई कैप की, कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो हमने सोल्यूशन आपको जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया. सोल्यूशन में हमने इस इनपुट को रिवर्स नहीं किया हुआ, तो हम भी आज इस इनपुट को रिवर्स नहीं करेंगे. तो इसकी परचेज उल्टाने की जरूरत नहीं. जब कभी परचेज हुई होगी तब रिकॉर्ड होगी, उसकी टेंशन आप ना लें. परचेज फरवरी में हुई है, वो रिकॉर्ड हो गया. आज उल्टाना है या नहीं उल्टाना? नहीं उल्टाना, बिकॉज 182nd डे हमारे साल का बन रहा है. 180 डेज बस सजा मिल गई होगी. लेकिन जिस तरह आई कैप चल पड़ा है तो बेहतर है कि लिख आइएगा 180 days have already completed in July, so no adjustment is required in August. इस तरह लिखाइएगा, वो भी जरा खुश हो जाएगा. लेकिन सेल में जरूर डाल दीजिएगा, फुल स्टॉप तक सेल में जरूर डाल दीजिएगा. लेकिन सेल आप 500 ज़रब 4.5 लाख पे सेल बुक नहीं करेंगे, क्योंकि सेल भी बुक होती है. अच्छा ये अजीब थर्ड शेड्यूल की चीजें हैं. परचेज में भी रिटेल प्राइस पे जाती हैं और सेल में भी रिटेल प्राइस पे जाती हैं. सर आपको कैसे पता थर्ड शेड्यूल की चीज है? ओ यार रिटेल प्राइस जब भी लस आ जाए वो तो लस ही थर्ड शेड्यूल के लिए. गुड्स वैल्यूड एट 3. अब ये इसने बोंगी मारी. अब कुछ बच्चे 325 कर रहे होंगे, कुछ 3.5, कुछ का सही हो गया होगा, कुछ का गलत. गुड्स वैल्यूड एट 325 सोल्ड टू क्रेडिटर अगेंस्ट फाइनल सेटलमेंट ऑफ डेट ऑफ 3.5 लाख. किसी बंदे ने मुझे देने थे 3.5 लाख, ठीक है. उसको मैंने 3,25,000 देकर 3,25,000 की चीज देकर जान छुड़ा ली. जरा एंट्री बताएं. क्रेडिटर डेबिट 350 और सेल क्रेडिट नहीं, कैश कहां, सेल इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, मतलब छुट्टी हो गई. मैंने 350 दे दिए. कितने वाली चीज बेची? सेल चल रही है, सेल चल रही है. और बाकी मेरे ख्याल से गुड्स वैल्यूड एट 325
सोल्ड टू अ क्रेडिटर अगेंस्ट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट ऑफ 3,50,000। उसके कितने पैसे वापस करने थे? 350। और कितने वाली चीज दे दी? मुझे खुशी कितनी हुई? इसको डिस्काउंट रिसीव कह दें, जो मर्जी कह दें, इनकम कह दें, बैलेंसिंग। मेरे ख्याल से सेल 325 पे ही बुक कर लें, 350 की कोई तुक नहीं है। यानी कि 325 जमा 25 पे सेल बुक कर रहे हो, ये अजीब सी बात है। बेहतर है सेल किस पे बुक कर लें? 325। बाकी फजूल एडजस्टमेंट डाली थी, कोई डालनी नहीं चाहिए थी उसको। आगे चलें, बस ये थोड़ा सी अजीब एडजस्टमेंट है। आगे चलें, बाकी जहां आएगा मसला मैं बताऊंगा आपको। ये एंट्री तो यही है, क्रेडिटर डेबिट और 325 सेल में डाल दें, बाकी आपको खुशी हो गई तो बेहतर है सेल इसी पे बुक कर लें। आगे ये है भाईजान सबसे आसान एडजस्टमेंट थी, कितने लोगों को फौरन समझ आ गई थी? हाथ खड़ा करें। एक्सीलेंट। अगली सबसे आसान एडजस्टमेंट थी, पढ़ें आप लोग भी सारे, ये सबसे आसान एडजस्टमेंट थी। हाँ जी, हाथ खड़ा करके बताएं, 90% लगाएंगे, 10% लगाएंगे, या 100% पे ही पड़ा रहने देंगे? बस माशाल्लाह, 5-6 बच्चों ने भी बता दिया, तो मुझे पता है कॉन्सेप्ट फिर सही है, बच्चों के बन रहे हैं। अगर मेजोरिटी गलत पाते फिर मैं सहता कि शायद आपके कॉन्सेप्ट में मसला है। गुड्स वैल्यू रेट इतने, सोल्ड टू आसाइन कंपनी या रजिस्टर्ड रिटेलर ऑन 12 अगस्त। अच्छा यार, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, ड्रामे तूने ऊपर रजिस्टर्ड लिख दिया है, बार बार नीचे क्यों लिख रहा है रजिस्टर्ड? अच्छा सो ये भी पढ़ना होंगे, मैं तो थोले थोले ही बोल के आ जाना। गुड्स वैल्यू रेट इतने, वो फिर अलग बात है। अगर वो गुड्स वैल्यू रेट इतने was sold to a registered person, 90% of the goods were delivered to AC during the month, with the remaining 10% to be delivered in September. तो अब सेल रिकॉर्ड होती है अर्लियर ऑफ कैश और व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। अब पूरे सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कैश कब आया, नहीं लिखा हुआ ना कैश कहां आया। तो लेकिन यहां जनरल रूल नहीं लगेगा, यहां तो एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है, रिलैक्सेशन तो नहीं, एक प्रोविजन अवेलेबल है जो कहती है अगर मेड अवेलेबल आपने कर दी है तो बस वो सेल में डाल लें। डिलीवर कितनी हुई? 90%। और मेड अवेलेबल क्यों नहीं वो लेके गया? क्योंकि उसके वेयर हाउस में जगह नहीं थी। हमारी तरफ से तो चीजें रेडी हैं, तो डिलीवर्ड कितनी है? और मेड अवेलेबल, मेड अवेलेबल नहीं, मेड अवेलेबल 10% समझ गए ना, तो पूरी 100% ही सेल में डालें। तो सेल में बताएं कितना डालना था? 7931 या इसका 90%? तो कितने लोगों ने 7931 सेल में डाला था? हाथ खड़ा करें। इजी इजी मार्क्स होते हैं। आगे चलें, सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन, सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, 500 bottles ऑफ इंपोर्ट। 500 इसमें से दो 2000 में से कितनी? 500। वैसे इतनी दूर रख के वो मारता नहीं आई कैप, पहली दफा इसने इतनी दूर रख के मारा है। उधर 2000 खरीदवाई हैं और इधर रख के 500 बिकवाई हैं। इधर की लगा के उधर नहीं लगाता, किया उसने, उधर रख के इधर की लगाई है। सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये हल्के फुल्के थे इस सवाल में मसले, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सवाल मार्क्स गिविंग था। सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, 500 बॉटल्स ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू सोल्ड फॉर। भाई जब ये डिसाइड हो गया है कि ये चीजें रिटेल प्राइस वाली हैं, तो फिर हम ना इसकी परचेज प्राइस पेपर में लेंगे और ना इसकी, वैसे 8 लाख को 500 से डिवाइड करें, पता नहीं कितना आ रहा है, 1600 की चीज है। 1600 की चीज नहीं, इसको आपने 2000 पे डालना है, 1900 पे, क्योंकि इन चीजों में डिस्काउंट अलाउ नहीं होता, तो पता है ना रिटेल प्राइस पे डालते हैं। तो ये सेल टू अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, 8 लाख को इग्नोर कर दें। अच्छा, 500 को क्या कर दिया? 500 की क्या कर दी माय डियर? लोकल सेल। किसको? अनरजिस्टर्ड को। तो 2000 में, और शैम्पू आपको पता है फिनिश गुड्स होते हैं, शैम्पू ये नहीं कि रॉ मटेरियल होते हैं, शैम्पू तो शैम्पू होते हैं। अब शैम्पू को कुछ करके जो है वो दही तो नहीं मिलाना होता उसका, ठीक है। तो हमारे जैसे सादा लोग कई होते हैं कंडीशनर इस्तेमाल करके सोच रहे होते हैं झाग नहीं बन रही। अच्छा, होता है मसला, अब क्या करें, अब है तो है, फिर साथ ही जिंदगी की चीजें। आगे पॉइंट नंबर 6 से, अब जिनको नहीं समझ आई उनको बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। उस साबुन लगा के आराम से जाग बनाया करें। लाइस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, गुड्स वैल्यूड एट, अभी आप बताएं अगेन मार्क्स मिले? और बताएं ना यार, अगेन मार्क्स मिल गए,
फिर मार्क्स मिल गए दोबारा। अब मार्क्स तो शहजादा होते हैं, उसको नहीं मिलते। आप लोग तो पढ़े लिखे बंदे हैं, मार्क्स तो निकालने होते हैं सवाल के अंदर से। तो ऐसे ही आईकेप के ऊपर एग्जाम तलाशियां कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इतना प्यारा आईकेप। अच्छा, पॉइंट बी डबल आई, एक्सपोर्ट्स कंप्राइज का क्या मतलब होता है? इस एक्सपोर्ट्स कम, एक्सपोर्ट्स में यही है, लेकिन मुझे पता है एक और भी मैंने जीरो रेट में डालना है, वो एक्सपोर्ट नहीं है, वो जीरो, वो लोकल सेल है, लेकिन वो जीरो रेट है। वो क्या है? जीरो रेट में ये वाली जानी है। जीरो रेट में कौन सी जानी है? ये वाली, क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट को दी है। बेची तो पाकिस्तान में ना, बाकी रास्ते में जो है वो इसने इस्तेमाल होने। तो शेविंग वेले लोग होते शेव करेंगे रास्ते से, तो ये यूज होनी है ना चीजें। शेविंग क्रीम यूजेबल है ऑन बोर्ड, रास्ते में अगर किसी को जरूरत पड़ गई यार जी भी यार। अच्छा चलें आगे। तो एक्सपोर्ट्स कंप्राइज 1500 बोतल ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू। ये इधर की रख के उधर मार रहे हैं। ये जो एडजस्टमेंट है ना, इस पे मैं मानता हूं थोड़ी सी, इधर की रख के उधर लगा रहा है। ये अब 1500 इसमें से इसने किसको बेच दिए हैं? बाहर के मुल्क एक्स। तो खरीदे कितने? 500 पाकिस्तान में बेचे और 1500 बाहर के मुल्क में बेचे। बस दिस वाज द ओनली एडजस्टमेंट इन क्वेश्चन। दैट वाज अ ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट being tested by a beautiful person for beautiful customers, for beautiful students. एडिशनल इंफॉर्मेशन अगेन। अब उसने कहा यार जा ले ले यार, है नंबर ले ले यार, ए वाले भी ले ले, 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 ए वाले भी ले ले नंबर। ये भी तो इस पे आपने 1900 ही लगाना था, 25% नहीं लगाना था, बस 18% लगाना था। ए वाले भी ले ले, ए वाले भी ले ले, ए वाले ले ले ना ले ले तेरी मर्जी है। ए वाले तो ले ले ना, 500 ज़रब 1200 ऑन बोर्ड कन्वेंस टू प्रोसीडिंग आउटसाइड पाकिस्तान। ए वाले ने ले ले ना ले ले तेरी मर्जी, ए वाले ते ले ले मेरी वालों, ए वाले तेरी मर्जी लेने नहीं लेने, ए मेरे वालों, ए वेख ले, ए मेरे वालों, ए मेरे वालों। हो गए तेरे तकरीबन 14 करा छड़े मैं, बाकी 6 फिर तू देख ले। ये सीन होता है। वो नहीं सो मैं तो जा रहा हूँ। असल में आप टैक्सेबल सेल पूरे सवाल में हैं, टैक्सेबल सेल पूरे सवाल में हैं। जीरो रेट 2 हैं। एक वो जो आपने ये भी आपने अगर फील करें शेविंग क्रीम खरीद के बेची है। असल में मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं बार बार कि जीरो रेट सेल में ना इसने फिनिश गुड्स डाली थी बस। जो मशीन का इनपुट है ना, उसको मैंने ना जीरो रेट और टैक्सेबल में पोर्शन नहीं करना आज। सर क्यों? सोचे ना जरा, एक एक्सपोर्ट्स में एक तो शैम्पू है, शैम्पू तो मेरे ख्याल से बाहर से मंगवाया था और बेच दिया, तो शैम्पू फिनिश गुड्स था। और दूसरी चीज क्या थी? शेविंग क्रीम। नहीं, बुनियाने अगर मंगवा लेता तो भी यही हो, बुनियान पता नहीं इसको कहाँ से पता नहीं क्या कैसे याद आना। शेविंग क्रीम तो शेविंग क्रीम, तो शेविंग क्रीम भी, यानी कि शेविंग क्रीम को मंगवा खरीदने के बाद आप कुछ और भी करते हैं। दीज किट्स वर परचेज्ड। इसका रॉ मटेरियल तो नहीं खरीदा था ना, ये किट्स खरीदी थी और किट्स ही बेच दी, और शैम्पू खरीदा, शैम्पू ही बेच दिया। तो यार मेरे ये अंडरस्टैंडिंग बन रही है इसको पढ़ के कि फिनिश गुड्स ही बेच रहे हैं, तो मशीन के इनपुट को पोर्शन करने की जरूरत नहीं है। मशीन इज फॉर टैक्सेबल सेल। सर सवाल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया सवाल में देयर इज नो एग्जेम्प्ट सेल, ये कहीं नहीं हमें मिली। एग्जेम्प्ट सेल तो सवाल में पूरे में नहीं है। सवाल में देयर आर 2 जीरो रेट सेल, वन इज प्रोसीडिंग टू डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान एंड वन इज एक्सपोर्ट सेल। सवाल में देयर आर 2 जीरो रेट सेल एंड सवाल में देयर इज नो एग्जेम्प्ट सेल, ऑल इज टैक्सेबल सेल। तो भाई जब एग्जेम्प्ट सेल है ही नहीं तो फिर मशीन एग्जेम्प्ट सेल में तो यूज नहीं होनी, फिर आ जाके मशीन बच जानी है जीरो रेट। और उसके लिए जीरो रेट में मैंने परचेज की किट्स, सेल की किट्स, परचेज किए शैम्पू, सेल किए शैम्पू। तो ये कॉन्सेप्ट था। अगर आप लोग अपोर्शन कर भी आए हैं मशीन के इनपुट को, तो आपको यहां तक मार्क्स मिल जाने थे कि मशीन पे आपने 18% सही तरह लगा दिया, उसके मार्क्स आपको मिल जाने थे, क्योंकि आपने इसको डिवाइड करना था 110 से, मल्टीप्लाई 100 से, उतने मार्क्स आपको मिल जाने थे।
तो ये एक मशीन वाला पॉइंट इसमें अच्छा पॉइंट था, बाकी तो कोई सवाल के अंदर पॉइंट्स नहीं है। चलें जी शुरू करें। अच्छा ऐसे बताएं यार, नंबर मिल सकते हैं नहीं मिल सकते सवालों में? मिल सकते हैं, लेने की कोशिश किया करें, घबराया ना करें। कितने लोग ये एक दो एडजस्टमेंट ऊपर वाली पढ़ के फिर नीचे जरा परेशान हो जाते हैं? उधर हाथ खड़ा करें। क्यों भाई, बजा बजा बताएं क्यों? जो आगे देखें सवाल में आखिरी तीन चार एडजस्टमेंट ऐसे ही मारी हैं, शुरू वाली भी ऐसे ही फेंकी हैं। सवाल आसान था लेकिन हाँ भाई कह रहे हैं मशीन की एडजस्टमेंट सवाल में समझ नहीं आई, फिर उसके बाद आगे मसला ही रहा मुझे। हाँ ये वाला सवाल मैंने 18 मिनट में कर लिया था। 18 मिनट में कर लिया था। हम अभी इंशाल्लाह आधे घंटे में करेंगे, आप देखो सही, हम आपके साथ साथ हैं। वर्किंग नंबर 1। अच्छा अब आपने न्यूमेरिकल में आज 25% की प्रेजेंटेशन देखनी है फ्रॉम टीचर। भाई मार्कर लेके आओ, मार्कर लाना, मार्कर लाना, ठीक है, याद से मार्कर लेके आओ। रॉ मटेरियल सॉल्यूशन पहुंच गए हैं दोनों अटेम्प्ट्स के आप लोगों के पास? शुक्रिया शुक्रिया मेरा, मैंने आपको भेज दिए। अपोर्शनमेंट कोई नहीं, हमने तो आपको पता है इस तरह खोल लिया होगा, टैक्सेबल 0 और एग्जेम्प्ट। थोड़ा सा जरा खुला खुला, सेल, इनपुट, ये अब थोड़ा सा लेंथी बना दिया करें यहां तक, और इनपुट मशीन। चलें जी, वर्किंग नंबर 2.1 शुरू करें। अभी देखो ना, देखने तो दो, चलने तो दो। ओके भाई रिक्शा लेने आ गए हैं। रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल सेल, रॉ मटेरियल फॉर, डर गया, कौन आ गया? अच्छा जी माय डियर, कितना रॉ मटेरियल? भाई मेरे घर से कैलकुलेटर ला दो। 15 ये दिस परचेज इज फॉर raw material for manufacturing taxable sale and raw material for manufacturing exempt sale। चलिए खैर है, वर्किंग 2.2 raw material for taxable। आपकी तो सुई उधर ही अड़ी रहती है पूरी जिंदगी। raw material for, बाद से जाके पता चलना exempt sale होनी कोई नहीं। Please speak in English. You know my Punjabi.
वेल दैट्स रियली अजीब, जे मैं बोलने लगा तो फिर मैं चुप नहीं करता, तो जे मैं चुप करता तो फिर मैं बोलदा नहीं। ते करा तुसी सीए रहे हो तो बोल तुसी पंजाबी रहे हो। 90 ओके चलें जी। आगे इसके साथ लिखा हुआ है ये परचेज किस सेल के लिए है? नहीं, तो बस जहां फॉर लिखा हो उसको नीचे ले जाएं, बाकी को मेन पे रखें। तो मेन रोड पे इसको डालें, परचेज ऑफ डिटर्जेंट। हाँ जी, परचेज डिटर्जेंट 800 इंटू 1200, 800 इंटू इज इक्वल टू, इस परचेज के साथ फॉर तो नहीं लिखा हुआ ना? परचेज एक्सीडिंग 50,000 इन कैश ऑफ रुपीज, ब्रैकेट में क्या लिखा करना है पेपर में? इनएडमिसिबल। और जगह दे, हट, जगह नहीं देनी। इनएडमिसिबल। परचेज इन कैश ऑफ रुपीज 340। जी जी भाई इसको कर दो 26.63 पे आके, 26.63। लेकिन जब मैं आना जाना बंद कर दूं फिर, अभी आपके कैमरा भी संभालना है। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर वैल्यूड एट, अच्छा एक दो सवाल आया था पेपर में, परचेज ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन वैल्यूड इतने फॉर टैक्सेबल सेल। ओ भाई ये वाली अनरजिस्टर्ड से परचेज है, ये फॉर टैक्सेबल हो, फॉर एग्जाम्प्ट हो, ये तो परचेज ही डेड है। तो विशेष ये परचेज ही डेड है, तो फॉर के आगे इसके नानी हो दादी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? नानी अम्मा दादी अम्मा, मतलब मैं ये कह रहा हूं कभी अगर पेपर में लिखा आ जाए परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर टैक्सेबल सेल, ये परचेज ही डेड है, तो आगे जिस मर्जी सेल में ये यूज हो, इस लाइन का फायदा क्या? ठीक है टोनी मोनी, परचेज फ्रॉम, आ जाओ सही कर दो, रुपीज इन एडमिसिबल, कौन सी मिस? मिसेबल। ओके आगे चलें। इंपोर्ट ऑफ 2000 बॉटल्स ऑफ शैम्पू फॉर लोकल सेल टू अनरजिस्टर्ड एंड फॉर एक्सपोर्ट सेल। सर ਇਹਦਾ फॉर ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਸੀ, यानी मैं थल्लों चुक के लिया सी, मैं ते कदे थल्लों चुक के नहीं लाया शेमा सत्सी। भाई इस परचेज का फॉर नीचे पड़ा हुआ था, मैं क्या करूं? इस परचेज का फॉर नीचे पड़ा हुआ था, बता रहे सवाल, दिस परचेज इज फॉर एंड दिस परचेज इज फॉर। मुझे तो लग रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है या नहीं लग रहा। परचेज ऑफ, हाँ आपसे पढ़ के तो अब हमें भी लग रहा है, पहले लगता तो फिर लगना होता। परचेज ऑफ 2000 बॉटल्स ऑफ शैम्पू फॉर एक्सपोर्ट सेल एंड फॉर लोकल अनरजिस्टर्ड। लेकिन अभी इस परचेज को लिख लेते हैं, फॉर में बाद में बेशक कर लूंगा जब सवाल एंड होने लगेगा। अच्छा ये परचेज ना इंपोर्ट एंड सप्लाई वाली है,
तो इसको इंपोर्टेड चीजें अगर आप मंगवा लें तो उस पर रेट फिर 25% लगना है, 18% लगना है, 25%। इसको साइड पे ले जाएं क्योंकि ये परचेज फॉर है। अच्छा मेरे पास इधर जगह नहीं है, उधर मैं खुला खुला करके नोट करता हूं। वर्किंग नंबर 2.3 परचेज ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू। आगे फॉर में नीचे फिर बता दूंगा क्या है। फिलहाल परचेज बताएं कितनी है। 2000 इंटू 1900 30 मल्टीप्लाइड बाय 25%, 950। 1900 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? रिटेल प्राइस दी हुई है। और 25% से क्यों मल्टीप्लाई किया? अगर इधर आता तो इधर भी लगा देते 25%, उससे क्या फर्क पड़ता है, बस इधर डायरेक्ट 25 लगा देना। हाँ, फेस पे कैसे 25 और 18 लगाना है वो मैं आज आपको बता दूंगा। तो परचेज पे तो नॉर्मल तरीके से जहां 25 लग रहा है लगाएं। बाकी इस परचेज को फॉर दो मकसद है, वो न्यूमेरिकल कैंड पे देख लूंगा मैं। आगे चलें। अच्छा जी माय डियर, बहरहाल माय डियर, जिन बच्चों ने इसको यहां डाला होगा 2500 ज़रब 1900, भाई उसको मार्क्स मिले होंगे। 2000 ज़रब 1900, 2000 से 19 को मल्टीप्लाई करने के मार्क्स मिले होंगे। 18% उन्होंने लगा दिया होगा, उसके मार्क्स कटे होंगे। आगे यहां पे फिगर लाने के उनको मार्क्स मिले होंगे और आगे लेके जाने के भी मार्क्स मिले होंगे। ओके भाई, मशीन खरीद ली है, इस पे बात हो गई है। कोई भी चीज है मार्कअप डाल के या मार्कअप डाले बगैर, तो एक्विजिशन ऑफ मशीन, मशीन खरीद ली है तो फिर एग्रीमेंट इसी साल हुआ है, इसी महीने हुआ है। और मैं क्या कह सकता हूँ, अंडर हायर परचेज कुछ लिखा नहीं हुआ वैसे, लेकिन एग्रीमेंट इसी महीने हुआ है। तो एज्यूम कर सकते हैं इस सवाल में कि एज्यूम्ड एग्रीमेंट इज साइंड इन दिस मंथ। जी मशीन, अब मशीन का भी फिलहाल मुझे नहीं पता कि फॉर टैक्सेबल है, वो मैंने आपने लंबी बात कर दी है कि ये चीजें जीरो रेट में से दो ही आ रही हैं पूरे सवाल में चीजें। तो जब तो पूरे सवाल में चीजें जीरो रेट वाली आ ही दो रही हैं तो मशीन सिर्फ इसके लिए यूज हो रही है। लेकिन कोई मसला नहीं, अभी इधर लिख दें, बाद में जब ख्याल आया बाद में देख लेंगे, वो सवाल खुलने के बाद देख लेंगे। फिलहाल इधर लिखें आप जी मशीन। आगे ये फॉर वाली हुई तो कोई नहीं, कहीं और जाके तकसीम कर लेंगे, हमारा कौन सा वर्किंग 2 पॉइंट में जगह नहीं है, कुछ भी कर लेंगे, वर्किंग 4 खोल लेंगे। इनपुट मशीन 2750 is not VOS. 2750 includes surcharge or markup divided by multiplied by 100. But it is not input, it is purchase. Apply 18%. 450. Okay, next. Five minute kits of sorry, sale. अब सेल वाली साइड पे आ जाए। वर्किंग नंबर 3 टैक्सेबल सेल टू रजिस्टर्ड एंड अदर्स भी लिख दीजिएगा पेपर में। ये अदर्स क्या होता है? कॉटेज इंडस्ट्री, एंड कंज्यूमर, बल्कि जमाना थोड़ा बदल गया, बेशक स्लैश डाल के लिख दीजिएगा कॉटेज इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर वगैरह। और टू, बल्कि अदर जरूर लिख के आइएगा साथ, टू अनरजिस्टर्ड। जी टॉयलेट सोप 243 सप्लाई टू अ फैक्ट्री, नहीं ये तो सेल टू एंड कंज्यूमर है, सेल टू एंड कंज्यूमर। उन्होंने आगे इसको रॉ मटेरियल के तौर पे समझ के आगे बेचना है, या मैं इसको एज इट इज उनको दे आया हूं स्टाफ के इस्तेमाल के लिए, तो वो तो फिर एंड कंज्यूमर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर 18 जमा 4 में डालूं या 18 में डालूं? 18 बस बताएं सेल एंड कंज्यूमर को। जीरो रेट में क्यों नहीं डाला? क्योंकि ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए रॉ मटेरियल नहीं है।
नेक्स्ट, 500 किट्स ऑफ शेविंग क्रीम सोल्ड। एक फ्लाइट है, अच्छा सोच के बताएं, शेविंग क्रीम कंज्यूम हो जानी है रास्ते में या नहीं होनी? कंज्यूम होना शर्त होता है इसके लिए, तो शेविंग क्रीम कंज्यूम होने वाली चीज़ है। फ्लाइट्स बहुत लंबी लंबी होती हैं, इसलिए सारी चीज़ें अवेलेबल करते हैं वो आपको, टिश्यू पेपर्स हैं, खाना है, ये चीज़ें हैं। दीज किट्स फॉर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर, ये तो इसकी परचेज साइड की बात होगी ना, अभी तो ऊपर से कौन सी बात चल रही है, सेल की। पहले ये देख लें, द रिटेल प्राइसेस 1200, ये जरा बात देख लें, फिर 4.5 लाख वाली बात मैं अलग से देखता हूं। ये खरीदी 4.5 लाख की है, सेल प्राइस उसने दी भी नहीं, सवाल में नोट करें, सेल प्राइस उसने दी भी नहीं। दीज किट्स वर परचेज इतने, दीज हैव अ रिटेल प्राइस ऑफ इतने, सेल प्राइस उसने दी भी नहीं, तो टेंशन है ही नहीं। परचेज प्राइस ये दे दी है और सेल प्राइस ये दे नहीं दी, रिटेल प्राइस दी है। तो पहले सेल में तो डालें इसको, 500 जरा एग्जाम सेल तो सवाल में नहीं लिखा हुआ, जीरो रेट मैंने बता दिया क्यों नहीं है, ये जीरो रेट, हाँ सॉरी जीरो रेट है, माजरत, ये जीरो रेट है। तो मेरे पास यहां जगह नहीं है, बहुत है, तो मैं फिर इधर थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम सवाल में है ही नहीं। नहीं, मैं जरा जीरो रेट, लेकिन मैं शो यहीं करना चाह रहा हूं, जीरो रेट शो यहीं करना चाह रहा हूं। टैक्सेबल जीरो और एक जेम जी, क्वांटिटी 500 इंटू वट एवर इट में भी, एक और भी जीरो रेट सेल मेरी भी आनी है। सारा अगर ज्यादा जीरो रेट सेल हो तो कोई नहीं, वर्किंग फोर खोल लीजिएगा, बस जीरो रेट सेल इधर आनी है जितनी भी है। अच्छा, इसकी परचेज को रिवर्स करना है या जुलाई में रिवर्स हो चुकी है? जुलाई में रिवर्स, लेकिन अब लिख के कहां आना है? लेस क्रेडिटर अनपेड, क्रेडिटर उल्टाना होता है, लेकिन उल्टाना नहीं, आपने क्या डाल देना है, डैश, क्रेडिटर अनपेड कितने, 44, वैसे मेरे ख्याल से 450 नहीं यूज करना होता, क्योंकि ये रिटेल प्राइस वाली चीजें हैं। इसकी परचेज भी रिवर्स किससे होगी? तो लेकिन इसको भी छोड़ें, मुझे ये बता दें फिलहाल आप कि ये जो परचेज है, क्या ये डेड करनी है या ऑलरेडी डेड हो चुकी है? हाँ, तो क्रेडिटर अनपेड लिख के ब्रैकेट में लिखें ऑलरेडी, आई एज्यूम ऑलरेडी रिवर्स्ड इन जुलाई व्हेन 180 days completed, आई एज्यूम ऑलरेडी रिवर्स्ड इन जुलाई, वर्किंग होने जगह कम पड़ गई, आई एज्यूम 180 days, इधर स्टार डाल के नीचे लिख दें कि जगह वहां नहीं है, तो आई एज्यूम 180 days ऑलरेडी कंप्लीटेड इन जुलाई, बस दिस assumption इज इनफ। अच्छा, मेरे पास ना जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, बाद में कोई तस्वीर ले तो फिर वो, चलो कोशिश करते हैं यार, जगह नहीं भी है तो डैश। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा फड्डा था, इसमें क्या चीजें कितने वाली बेची हैं? 325 वाली, तो बस 325 पे सेल बुक कर लें, आगे उसका उधार कितना था उसको छोड़े, मेरे ख्याल से चीजें कितने वाली बेची हैं, बस 325 वाली सेल बुक कर लें, सेल डालें जी। अच्छा, वैसे सवालों में ना दो तरीके होते हैं, बोंगे लोग क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, और अकलमंद लोग दोनों में से एक उठा के आ जाते हैं। कभी कभी आई कैप कहता है कि मैंने तो दोनों के सही कर दिए थे क्योंकि ये मसला था, इसमें हो जाता है कि ऐसा। तो कितने लोग पास्ट में छोड़ के आते रहे हैं चीजें समझ ना आने पे? सारे फरिश्ते बैठे हुए हैं जी। इस पर डिस्कशन हो गई है, 90% डिलीवर हुई है, 10% मेड अवेलेबल है, पूरी सेल ही बुक कर लें, इतनी लंबी कहानी पढ़ के बस 7931 उठा लें। ये सेल किसको? आसान लिखा, सासा 7931, ऊपर लिखा हुआ था सवाल में सेल टू रजिस्टर्ड, तो मैं सेल टू रजिस्टर्ड में डाली जा रहा हूं। नेक्स्ट, सेल टू अनरजिस्टर्ड, ठीक है, सेट है, तैयार है।
तैयार है। सेल टू अनरजिस्टर्ड। 500 बॉटल्स ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू सोल्ड फॉर 8 लाख। छोड़े, इनकी रिटेल प्राइस बताएं। 1900। सेल ऑफ 500 शैम्पूज। इसे क्या मजा होता होगा इंपोर्टेड शैम्पू से नहाने का, जरा फील करें। बालों में हाथ फेरे साथ लेके। सेल ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू 500 ज़रब  पॉज करो। ओके, नेक्स्ट ही आगे चलें। गुड्स वैल्यूड एट 575 सोल्ड टू एंड, इसलिए अदर्स लिखा हुआ है अपने ऊपर। लेकिन मैंने एक चीज नहीं आज आपको बताई है कि वो यहां पे ना सेल टू एंड कंज्यूमर 4% अब लगाना हो तो बता दीजिएगा कि एंड कंज्यूमर पे मैंने नहीं लगाया। याद है ना? वो तो याद है ना, सुबह सुबह आए हुए थे ना, अभी बताऊंगा तो याद आ जाएगा। 18 जमा 4 में डालें, 18 में डालें, डालें 575। ओके जी, आगे चलें। एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स तैयार है भाई? तैयार हो? फिगर आ रही है। 1500 बोल फॉर 3750 नहीं, फॉर। अच्छा, यहां दिखा के यहां भी मार सकते हैं सर वो? हाथ आगे करो, कह के टांगों पे भी मार सकते हैं। अच्छा जी, बताएं भाई। 1500 इंटू 1900, डन। खुला खुला जी, बिल्कुल जी, बोले पहला। इंटू वट एवर मे बी पेशेंस। चलें, बिजली का बिल ओ कैश में भी हो गया। अच्छा, कोई मसला नहीं, चलो खैर है। अच्छा, इनपुट उठाएं, रेट लगा के देख लें सही कटा हुआ या नहीं कटा हुआ। नहीं, रेट लगा के नहीं चेक करना। इनपुट बिजल या बिजली? बिजल। वो आंदे आंदे 45 हो जाते हैं, चुके हो तो 54 ही, टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा, अब से ऑनवर्ड्स हमने जितना पढ़ना है ना, आपने साथ साथ पढ़ना है मेरे, ठीक है? आज वाला भी आपने साथ साथ करना है। अच्छा, इन जनवरी 2024 ऐसे परचेज गुड्स वर्थ ₹455, द इनपुट ऑफ 81,900। अब चेक करने की जरूरत नहीं है, फन्ने खा बन के लाल बुझक्कड़। ऑन दीज गुड्स वाज कुड इनएडवर्टेंटली लेफ्ट अनक्ला, भूल गया मैं, भूली हुई परचेज अगले 6 महीने में याद आ जाए तो उसको भूली भी नहीं कहते, उसको भोला कहते हैं। जनवरी का भूला हुआ फरवरी में आ जाए, मार्च में आ जाए, अप्रैल में आ जाए, मई में आ जाए, जून में आ जाए, जुलाई और नहीं, हमारे दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं, आप निकल जाएं यहां से। भाई इधर देखो ना, सच्ची प्याते बंदा गया ये बुढ़ी। अच्छा, बुढ़ी के बारे में नहीं मुहावरा बना हुआ। इनपुट ऑफ
जनवरी, तो 6 months lapsed in July, and my dear examiner, we are in August. For further details you can contact me. After death नहीं, after death कैसे, वो तो अच्छा। ओके, चलो जी, डबल टू जी माय डियर, 7 कहां लेके जाना है? जो लोग कह रहे हैं 7 यहां लेके जाना है, उनसे मुझ नाचीज का एक सवाल है कि इसकी परचेज, ये फिनिश गुड थी, इसकी परचेज तो फरवरी में की थी, सवाल में बताया हुआ था ये 500 किट्स की परचेज, इसकी परचेज तो फरवरी में की थी, तो ऊपर वाली परचेज में इसका तो कोई सिस्टम पड़ा नहीं है। इसकी थोड़ी सोचने वाली थी इस सवाल में चीजें। इसकी परचेज तो फरवरी में की थी और इसकी परचेज मुझे अलग से मिलनी है यहां से। ये 2000 की परचेज है ना, तो 2000 में से 1500 इधर सेल हो गए, तो इसकी परचेज मुझे 2.3 से मिल जानी है, इसकी परचेज फरवरी की है, तो वर्किंग 1 में इसकी परचेज तो पड़ी नहीं, तो फिर मेरे तो ख्याल से मुनासिब है बस ऐसे ही लिख लें 2 to 7 इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अपोर्शनमेंट करने के बजाय। अच्छा जी, आगे चले माय डियर, ये थोड़ी सी अब थी इस सवाल में चीजें। मशीन से शैम्पू या मशीन से जो है वो आपने शेविंग किट्स नहीं बनानी थी, क्योंकि बता था शेविंग किट भी खरीद के बेची है, शैम्पू भी खरीद के, और एग्जेम्प्ट सेल तो इस साल हुई नहीं, तो पता नहीं एग्जेम्प्ट सेल का रॉ मटेरियल अभी तक रॉ मटेरियल ही पड़ा हुआ है या कोई फिनिश गुड्स हुई है या नहीं हुई। बहरहाल एग्जेम्प्ट सेल में तो पोर्शन वैसे भी मशीन नहीं होती, एग्जेम्प्ट सेल तो सवाल में है ही नहीं, तो मेरे ख्याल से बजाय कि मशीन को यहां रख के इसमें पोर्शन करें, मशीन से ये चीजें बनाई नहीं, तो मशीन की परचेज भी यहां डाल दें। चलें जी, यहां तक नोट करें, फिर आगे मैं और आप साथ हैं। इसकी परचेज कहां है? फरवरी में पड़ी हुई, और इसकी परचेज वो पड़ी हुई है 2000 शैम्पू। देखे ना, ऐसे अगर मैं एरो खींच सकता, 2000 में से 1500 यहां पड़े हुए हैं, देखें इधर ऐसे एरो में खींच सकता हूं, गन पड़ते हैं, 2000 में से 1500 यहां पड़े हुए हैं और 2000 में से 500 यहां पड़े हुए हैं, तो इट मींस के 1500 इधर पड़े हुए हैं, 500 इधर पड़े हुए हैं, तो उसको मैं करता हूं अभी 1 बाय 1 लेके जा रहा हूं। पहले मैंने वर्किंग 1 को क्लोज कर दिया, अब इसकी परचेज फरवरी में पड़ी हुई है, इसकी परचेज वर्किंग 2.3 में पड़ी हुई है, तो इस परचेज को मैंने पूरा बुला लिया इधर। ये वाली सेल है नहीं, ये वाली सेल फिनिश्ड गुड्स की है, तो इट मींस कि मशीन सारी फिर इसमें यूज हो। चलें जी, बिस्मिल्लाह, आगे चलें। इसको 15 परचेज फॉर टैक्सेबल सेल, और रॉ मटेरियल है, ये फिनिश गुड्स, ये तो फिनिश गुड्स बिकी हैं, ये तो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल फॉर एग्जेम्प्ट सेल। अब इसको इधर लिख दें, इधर लिख दें, जैसे मर्जी लिख दें, इसका फायदा कोई नहीं लिखने का, ये वैसे भी डेड ही होना है। डन, बस वो आखिरी चीज रहेगी, उसको पोर्शन कर दें। तो मेरे ख्याल से अब इस तरह करने तो कर दें कि आप 2000 की बजाय अलग अलग निकाल लें। असल में इस 950 ने जाना कहां है? 950 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1500, वो जाने इधर इसमें, और 950 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय वो जाने जहां इसने जाने,
इसने थोड़ी देर में यहां आ जाने, मैं आ रहा हूं जरा, इनपुट तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूं। आओ यार, नहीं टोटल कराओ यार, टोटल कराओ यार। 10024 10024। चलो हुण आ जाओ। हाँ जी, वही तो दसन लगा। ये टोटल हो गया, पंजाबी समझा दी, ये टोटल हो गया, ये टोटल इधर आ गया। अब मुझे बता दें, ये जो 2000 शैम्पू हैं, इसमें से 500 फॉर सेल टू, और 2000 शैम्पू में से 1500 फॉर सेल टू यूएई। पता नहीं यूएई क्या है, ठीक है। आप बता दें, अब 950 के जब मैं दो हिस्से करूं तो इसके कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि मैं दोबारा कैलकुलेशन करूं, 1500 जरब 1900 जरब 25%, और 500 जरब 1900 जरब। दूसरा तरीका यह है कि इसको पोर्शन कर दें 2000 और 1500 के अंदर, वो 1500 और 500 के अंदर। मेरा यह सवाल है कि जाना कहां है। इसका 1500 वाला ये यहां जाना है, और इसका 500 वाला इसके सामने जाना है। डन, बस ये करना। तो इसको आप तकसीम कर दें, 950 डिवाइडेड बाय इंटू 500 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू, अच्छा सवाल में फॉर कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप मेरे से एग्री कर रहे हैं ना। दीज फिनिश्ड गुड्स आर यूज्ड फॉर सेल टू अनरजिस्टर्ड, आर यूज्ड फॉर सेल टू यूएई। जी बोलें। 712। अच्छा, ये जो पूरा सवाल होता है ना, पूरा सवाल होता है 100% मार्क्स लेने के लिए। तो कभी भी परेशान ना हुआ करें कि आखिरी दिन ये हो गया वो। इससे पिछले टाइम वाला सवाल उठा के देखेंगे, फारक सवाल उसने किया हुआ था, तो इसलिए पूरे से परेशान ना हो। पूरा पेपर देख के डिसीजन होता है कि पेपर इस दफा कैसा आया था। जी 238 712 फेंके कहीं ना कहीं। 238 को कहाँ फेंक दें? 238 को इधर फेंक दें, क्योंकि वो उसका बेस भी इधर आ रही है। और 713 आ रहे हैं। चलो ठीक है, पूरा करा दें। खैर है, पूरा करा देना। 8 और 3 ज्यादा हो गया। कर सकते हैं, कर लिया करें, मस्त कर लिया करें। 712। जी बोले, 712 कहाँ फेंको? इधर लिखें, इधर लिखें, वो आपकी मर्जी। तो बज़ाहिर इस सवाल में अब पोर्शनमेंट की जरूरत नहीं थी। 0 रेट सेल निकाल दें। 3 4। अब टोटल्स की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा, याद रखना है, ये शैम्पू 3rd शेड्यूल आइटम है, इस पे फर्दर टैक्स नहीं लगाना। शैम्पू 3rd शेड्यूल आइटम है, इस पे फर्दर टैक्स नहीं लगाना। ओके, अब हमारी नजर माय डियर कहां होनी चाहिए? बस यहां पे सेल टू, उसमें 4 लगाना वो अलग बहस है। जानते दो उत्ते जावांगे तो करांगे, उत्ते पहुंचे ही नहीं। मिसाल दे रहा हूं, यानी कि अभी आप पाकिस्तान में एहराम बांध रहे हैं और उधर अभी तो नहीं, तवाफ का भी दूसरा लेते तो पहुंचे ही नहीं। मिसाल दे रहा हूं। पेपर में दूसरा सवाल कौन सा है? अभी तो घर से चले हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप बता दें माय डियर, कोई सेल पूरे सवाल में ऐसी जिसका इंपोर्ट एंड सेल का लफ्ज लिखा हुआ था, किताब में 25% पे जाना है। इंपोर्ट एंड सेल, कोई ऐसी इंपोर्ट एंड सेल बताएं, कोई ऐसी सेल 25% वाली। सेल ऑफ ये शैम्पू नहीं, ये 25% नहीं है, ये तो एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट हो गया तो फायदा हो गया। ये कौन सी है? 0 रेट। इंपोर्ट एंड सेल इसकी कितने % पे जानी है? तो इंपोर्ट इधर चली गई 25% पे, और अब क्या जानी है इसकी?
सेल, तो ब्रैकेट में छोटा सा विषय यहाँ 25% लिख दीजिएगा, वो कोई मसला नहीं। अब करना क्या है, बस आसान सा काम है, 10024 पे नजर रखें। आउटपुट जी 100 माइनस 950 इंटू 18%, और फिर 950 इंटू, मेरे पास जगह नहीं थी वरना मैंने आगे ब्रैकेट में सारा करना था। तो जैसे वो सेपरेट ब्लॉक नहीं होता यार, वही है ना, और क्या सेपरेट ब्लॉक में भी तो यही होता है, माइनस कर दो इसको 950 को, फिर माइनस करके सेपरेट ब्लॉक लगा दो, तो सेपरेट ब्लॉक। और अगर परचेजेस के अंदर कोई 25% वाली परचेज पड़ी होती तो भी वही करते, परचेजेस में यहां से माइनस करके यहीं पे लग 25% लगा देते हैं। ओके बोलें जी, इंटू 25%, सॉरी इसमें मैं भी कौन सारे घुर रहे हैं, सॉरी। हाँ जी बोलें, 1871, चलें जी आगे। लेस इनपुट, नहीं इधर भी कुछ साइंस होगी लोअर ऑफ में, वो कुछ हो रहा है इधर, और नहीं हो रहा ना, इजी मास नहीं है जी। एक्चुअल 20 क्या समझ नहीं आ रही, पूछे ना क्या समझ नहीं आ रही। देखें, import and sale of third schedule items will be charged to tax at the rate of, so when they are imported we applied purchase पे 25%, when these are sold, इधर ही पड़ा रहने दें, सेल टू रजिस्टर्ड ही है, कोई नहीं इधर ही पड़ा रहने दें, या अनरजिस्टर्ड है जो भी है, इसको इधर ही पड़ा रहने दें। लेकिन इस पे जब फेस पे लेके जाएं 25%, कौन सी चीज पे 25% लगाना है, इंपोर्ट एंड सेल। अब समझ आ गया, और क्या हो? बाकी तो सवाल उसी रिदम पे चल रहे, कहीं मसला हुआ तो बताइएगा। एक्चुअल बोलें, 90% ऑफ 1684 जी, लोअर लो जी, इथों भी कैरी फॉरवर्ड आ गया, ये साथ ही लिख जाए, भूल जाने, कैरी फॉरवर्ड इनपुट जी, नोट करें यहां तक। अच्छा रिलैक्स रहें थोड़ा सा। परचेज कहां गई है, इनपुट में 230 और 712, और सेल कहां गई है, सेल ये 10024 ज्यादा इधर जाता था, तो उसमें 950 पे लग 25% लगा दें। चलें, 180 लेस इनपुट, हाँ जी मशीना, सेल्स टैक्स टू बी, अच्छा कई दफा आई कैप ना इन दोनों को जमा करके लिखता है 263 और 347, लेकिन ठीक है आप अलग अलग लिखें, ये भी कैरी फॉरवर्ड है, ये भी कैरी फॉरवर्ड है, सेल्स टैक्स टू बी कैरी, आपने बता दिया ना, आई कैप की रिक्वायरमेंट है टू बी कैरी फॉरवर्ड बताया करें, तो सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें, कैरी फॉरवर्ड बताना है, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड है। हाँ अगर कभी पूछ ले व्हाट इज टोटल कैरी फॉरवर्ड, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड है और ये भी कैरी फॉरवर्ड है। आगे चलें, एड 4% फर्दर
नहीं, अब मैंने पिछली क्लास में कह दिया शो करें 4% फर्दर टैक्स, वो जो दिखने में अनरजिस्टर्ड थे लेकिन उन पे 4% नहीं लगाना। आप बताएं दिखने में कौन अनरजिस्टर्ड था? एंड कंज्यूमर भी अनरजिस्टर्ड था और ये वाला भी। ये तो थर्ड शेड्यूल का आइटम है शैम्पू, तो थर्ड शेड्यूल वालों पे तो वैसे ही 4% नहीं लगाना होता, तो 25 जमा 4 इस पे 29 लग रहा था, लेकिन 4% क्योंकि थर्ड शेड्यूल आइटम्स पे फर्दर टैक्स लगाने से मना किया गया है। तो मैंने क्या छोटा सा ब्रैकेट में लिख दिया करें जो मैंने सुबह लिखवाया था, क्या? नो फर्दर टैक्स ऑन थर्ड शेड्यूल एंड कंज्यूमर की सेल पेएबल टू गवर्नमेंट 0। हाँ जी, अच्छा हो 0 रेट वाला रिफंड रह गया है, वो लिख दें। 0 रेट वाला रिफंड कितने? रिफंड 0 वाला 7। अब मुझे बताएं, आखिरी दफा बस बात कर रहा हूं, ये इंपोर्ट एंड सेल ऑफ क्या था? थर्ड शेड्यूल आइटम। इंपोर्ट एंड सेल किसी भी चीज की हो जो लिस्ट दी हुई है उधर, सिर्फ उनकी, ये अब मजबूरी है कि लिस्ट दी हुई है। इंपोर्ट एंड सेल लिस्ट को जरा बार बार पढ़ लीजिएगा। इंपोर्ट एंड सेल किसी भी चीज की हो जो लिस्ट दी हुई है, तो उसकी परचेज पे भी और सेल पे भी। जब परचेज का डेटा दे रहा था सवाल, तो मैंने यहां लिख लिया उसको, रिलैक्स रह के देखें। जब परचेज का डेटा दे रहा था मैंने यहां लिख के 25 लगा दिया, और फिर इनपुट तो आपको पता है जो जिसका होता है वहीं जाता है। और जब सेल का डेटा दे रहा था तो मैं छोटा सा यहां पे लिख जाऊंगा एट 25%, ताकि मुझे याद रहे कि ये सेल 20। लेकिन पड़ी इधर ही रहने दें, लेकिन जब फेस पे लेके जाए तो उसको माइनस कर दें। अब एक छोटी सी इसकी रिवीजन करके देखें। वो पूरा सवाल तो मैं नहीं करा रहा, लेकिन हल्की सी जरा रिवीजन करके देखें। ये देखें पेज नंबर 552, आए जरा पेज नंबर 552। अब देखें सवाल में मैंने जिस तरह लास्ट टाइम बच्चों को करवाया था वो आपको जरा दिखा रहा हूं। यार ये सवाल वही है जो हमने सुबह किया है, केटी वाला, लेकिन इसमें ये आखिरी पैरा मैंने उड़ा दिया हुआ था क्योंकि इस तरह का सवाल मैंने आपको करवा दिया है। तो पूरा सवाल नहीं करना मैंने, बस एक बात बतानी है। ऑल अबव फिगर्स द सेल्स टैक्स इज चार्जेबल एट, अब निकाल लेना ये पेज 552। एक्सेप्ट टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 30 मिलियन विच आर चार्जेबल एट द रेट ऑफ, तो क्या करना था जल्दी टाइम वर्किंग 1 में, क्या करना था? परचेजेस कितनी है 180, इनमें से माइनस क्या कर देना था 30। और मुझे क्यों निकाला? ठहर जब बताता हूं, क्योंकि तेरे पे और बाकियों पे ये इधर अब उसने बताया नहीं कौन सी परचेज कौन सी सेल के लिए, तो मैं वर्किंग 1 में लेके जा रहा हूं। जो भी जवाब आ जाए मुझे इससे कंसर्न नहीं। ये मैंने आपको परचेज साइड इसकी समझा दी। सेल साइड पे क्या करना था? सेल साइड पे आपने मेरे ख्याल से सेल 200 ही लिखी रहने देनी थी। सेल में कोई मसला नहीं, सेल आपने 200 ही लिखी रहने देनी थी। लेकिन जब फेस आना था न्यूमेरिकल का, फेस आना था न्यूमेरिकल का, मुझे पता है ये 42 इस 200 में पड़ा हुआ है, लेकिन 200 पड़ा रहने दें इधर, ये 200 यहां जाता है ना,
तो ये 200 इधर पड़ा रहने दें। हाँ, याद रखने के लिए आपने 200 में से कुछ माइनस करना है, ठीक है, वरना एंड पे लिख लीजिएगा, वो क्या मसला है। बस 200 इधर पूरा बेशक पड़ा रहने दें। अब 200 इधर पड़ा रहने दें, बताएं एंड पे क्या करेंगे। एंड पे जब आउटपुट निकालेंगे तो जो टोटल आएगा वर्किंग नंबर 3 का, उसे लिखेंगे यहां पे क्रॉस क्रॉस, और यह मतलब क्वेश्चन मार्क -42 मल्टीप्लाइड बाय प्लस, बस तो नोट कर लें ये, बस इतना सा अगर इस सवाल में आप नोट कर लें तो मेरी नजर में काफी है। बाकी ये आसान चीज थी जो भी कराई। हाँ जी माय डियर, इस 25% पे भी 4% अलग से लगा करेगा अगर ये थर्ड शेड्यूल का, अगर सेल टू अनरजिस्टर्ड है तो, लेकिन ये थर्ड शेड्यूल का आइटम है, इस वजह से मैंने 4% अलग से नहीं लगाया। लिख लो जरा, बाद में पूछना। नहीं इस तरह नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, इससे इनपुट की रिस्ट्रिक्शन चेंज हो जाती है, ये गलत तरीका है। अब असर के बाद इंशाल्लाह आधे घंटे के लिए आना है बस। ऑब्वियसली यार, वी हैव टू क्लोज द थिंग्स जी। नहीं 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 नहीं, ऑनलाइन क्यों लेना है, आप लोग ऑनलाइन वाले हैं तो फिर मैं भी ऑनलाइन ही पढ़ा दूं। अच्छा जी, भाई हाँ जाने जाएं इसमें। अच्छा माय डियर, ये 5-7 मिनट में छोटी सी डिस्कशन क्लोज कर लें। अब मैं आपको दिखा देता हूं रह क्या गया है, ताकि आपको पता हो। अच्छा हाँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये जरा मैं आपको चीजें बता दूं। ये सवाल खुला हुआ है, आउटपुट का नाम लिख लें टैक्स डेबिट और इनपुट का नाम लिख लें टैक्स क्रेडिट। दो नाम है, कभी आईकैप यूज कर सकता है। आउटपुट का, इनपुट तो आपको पता है ना टैक्स क्रेडिट होता है, तो आउटपुट का नाम आज लिख लें टैक्स डेबिट। इनपुट का नाम किसी को याद है क्या होता है, वो लिखा नहीं होता इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ, तो इनपुट का नाम लिखें टैक्स क्रेडिट और आउटपुट का नाम लिखें टैक्स डेबिट। अच्छा, सप्लायर का वर्ड आमतौर पे कहां पे यूज होगा, परचेज के लिए, सेल के लिए? सेल के लिए। सप्लायर से चीजें खरीदी, सप्लायर को वापस की, हम तो नहीं सप्लायर, अगला बंदा सप्लायर होता है ना, तो सप्लायर से चीजें खरीदी मींस परचेज, मैंने सप्लायर को पेमेंट की, परचेज, और कस्टमर का लफ्ज आमतौर पे सेल के लिए यूज होता है। अच्छा, एक और बात जरा याद रखिएगा, ये जो वर्किंग है, ये सारी फिगर्स 18 पे होती हैं, ऐसा ही है ना, इसलिए 100 ज़रब 18 कर रहे थे बार बार, और ये सारी फिगर्स 100 पे होती हैं। अगर कोई चीज इधर 18 पे दे दे कि मैंने आइसक्रीम बेची है 118 रुपए की, या ये की है वो की है, तो उसको 118 दे दे खाली, तो उसको फिर आपको किस पे लाना पड़ेगा, 100, क्योंकि ये फिगर, ये वर्किंग 3 सारी 100 पे होती है और ये वर्किंग सारी, तो ये दो बेसिक चीजें जो इस वर्किंग में याद रखिएगा। ओके, और अगली चीज आपको जो बतानी थी, हाँ बस सेल्स टैक्स में तो ये बतानी थी चीज।
ओके अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चे अक्सर पूछते हैं यार, ये इंशाल्लाह 5-7 मिनट में ये सवाल हो जाने हैं आपके चैप्टर 15 वाले। मैं आपको आगे की प्लानिंग बता दूं, ये 5 मिनट में अभी हमने कर लेने हैं, ये 5-7 मिनट में हो जाने हैं। ये 15 मिनट में ये कुछ पास पेपर के सवाल हैं CS टेक्स के, ये हो जाने हैं। इस पर भी आई कैप की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आई, तो ये मैं आपसे अलग कोई वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसमें ये वाला हमने कर लिया, सेक्शन 21 का अरबी 8% वाला, इस पर मुझे 1 मिनट लगना है और इस पर भी 2 मिनट लगने हैं, तो टाइम हमारा रह नहीं गया। तो बस रिलैक्स होकर थोड़ा सा इतना जहाँ बर्दाश्त किया है वहाँ थोड़ा सा और जो है रिलैक्स कर लेंगे इंशाल्लाह, एंजॉय करेंगे, गपशप मारेंगे नमाज के बाद। अच्छा, मेरा ये सवाल है अभी कि इस स्यापे को ज़रा ख़त्म कर दें। सैलरी के चैप्टर में एक सवाल है जो अक्सर बच्चे पूछते हैं, वो माय डियर ये है कि प्रोविडेंट फंड का अकमुलेटेड बैलेंस मिल रहा है या अभी एम्प्लॉयर हाजिर सर्विस है और जाता रहता है, तो ये अभी एम्प्लॉयर उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे फंड में पैसे। तो कई बच्चे कहते हैं मुझे हमें दोनों में फर्क समझ नहीं आता कि ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में या रिटायरमेंट के टाइम पे उसे पैसे मिल रहे हैं। अब मैं 2 सवाल आपके सामने रखूंगा जो क्वेश्चन 9 और 12 है पेज 118 पे, और फिर आपसे मैं पूछूंगा कि क्या आपको तो ये मसला नहीं है। चैप्टर 7 में आए, अच्छा पहले मेरा कॉन्सेप्ट समझ ले मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पेज नंबर 114, 1 मिनट 114, पहले कॉन्सेप्ट समझ ले मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बच्चे कई कहते हैं कि हमें यह समझ नहीं आता, इधर देखें सारे आज, कि ये एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के लिए पैसे जमा करके रख रहे या रिटायरमेंट के टाइम पे उसे लाल रुमाल वाली बास्केट पकड़ा रहा है, ये हमें समझ नहीं आता। तो याद रखिएगा इनके साथ लिखा होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट क्रेडिटेड। वो भी दिखा देता हूं, इंटरेस्ट जो क्रेडिट हो रहा है, मिल नहीं रहा, क्रेडिट हो रहा है, जमा हो रहा है अभी उसके लिए। और इसके लिए कोई लफ्ज आएंगे पेपर में, रिसीव, इसके लिए जो सबसे बड़ा लफ्ज होगा ना वो होगा रिटायर्ड, रिजाइंड, रिमूव्ड, उस नौकरी से जा रहा है, सबसे बड़ा लफ्ज सवाल में ये होगा इसके लिए। लेकिन ये लफ्ज काफी नहीं होगा क्योंकि रिटायरमेंट के साल में भी ये कंट्रीब्यूशन 2-3 महीने हो सकती है। तो रिटायरमेंट के सवाल में कहता है ऑन फाइनल सेटलमेंट एट द टाइम ही वाज लीविंग द एम्प्लॉयर he received following amounts, he received following amounts। इसका रूल सुन लें, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट एम्प्लॉय। अच्छा, अब रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज अलग अलग है। रिकग्नाइज फंड में ये होता है कि ये सारी चीजें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के लंबा सा सवाल होता है और आपको आता है वो रिकग्नाइज्ड में, ये पता नहीं 1/3 और ये करते हैं और ये 10% करते हैं। रिकग्नाइज्ड में इनके साथ ये सलूक होता है हर साल, और रिटायरमेंट के वक्त फिर ये माफ हो जाता है क्योंकि पहले ही बहुत कुछ कर लिया। अनरिकग्नाइज में जब आप नौकरी में भी मौजूद हैं तो इनको इग्नोर करना है और आखिर में सारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट इनकम में डाल देना है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फिर भी इग्नोर करना है जो टोटल आपको मिल रहा होगा। तो टोटल में से या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन माइनस कर दें रिटायरमेंट के वक्त, या एम्प्लॉयर प्लस इंटरेस्ट डाल दें, लेकिन ये सारा रिटायरमेंट के साल में डालना है। ये दोनों बातें समझ आ गई। ऐसा सवाल आईकेप को बनाना चाहिए, बहुत अरसे से उसने बनाया नहीं, कि 2 महीने हमारे साल भी नौकरी करे, फिर 2 महीने ये वाला फड्डा भी थोड़ा सा हो। और हमारे सवाल में हुआ था फड्डा, हमारे सवाल में यही हुआ था। ये देखें आखिरी साल हमने 2 पंगे लिए हैं, आखिरी साल देखिए हमने 2 पंगे लिए हैं, ये वाला पंगा भी लिया है और रिटायरमेंट के वक्त इसको माफ भी किया है। यानी दोनों पंगे होने चाहिए सवाल में, जिसको आप 9 मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करते, 12 से गलती से कुछ लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया था। कोई याद आ रहा है किनसे बातें हो रही हैं? अच्छा, अब मुझे बता दें ये 9,41,000 क्या है एग्जाम, अगर किससे मिले
रिकग्नाइज से, और अगर अनरिकग्नाइज से मिले तो 391 और 158 को जमा करेंगे। डन। अब जरा क्वेश्चन 9 पढ़ें। अंडर द प्रोविजन का कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर करेक्ट हेड ऑफ इनकम। Hasrat has been working as director for many years. During tax year 2008, he received basic salary of 6 million. SL also contributed 50,000 towards recognized provident fund. An equal amount was contributed by Hasrat. Interest income at the rate of 20% of accumulated balance of fund was credited to Hasrat account. क्या आपको लग रहा है, ड्यूरिंग सर्विस की बात करें या रिटायरमेंट के वक्त ये घर लेके जा रहे हैं पैसे? जल्दी बताएं। एक्सीलेंट। अच्छा, बच्चे परेशान पता क्यों होते हैं? समझते हैं ये अकोमोलेटेड बैलेंस इसको मिल गया। ओ पुत्र, मिला नहीं, वो कह रहे 3391 इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है इस बैलेंस में, अभी अगले सालों में बढ़ेगा बैलेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि अकोमोलेटेड बैलेंस इसको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा है। तो ये दोनों सवाल जरूर कीजिएगा आप लोग, ताकि दोनों में फर्क समझ आए। अगला सवाल मैंने कौन सा कहा? नहीं, 12 लिखा हुआ है उसमें। हाँ, सही लिखा हुआ है, पढ़ें। On 31 नवंबर डॉक्टर जमाल रिजाइन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट। नहीं, अभी रिजाइन में नहीं, रिजाइन में फिर 6 महीने हो सकता है उसकी वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी हो, जैसे गाड़ी में नहीं हो सकता था। 4 महीने गाड़ी दिए रखी तो 5 या 10% लगाएंगे, और चौथे महीने के एंड पे गाड़ी इसको सेल कर दी। याद है एक सवाल आया था ऐसा, वो मैंने प्रैक्टिस में डाले में है, तो वो दोनों काम फिर किए थे। 6 महीने, अगर 4 महीने गाड़ी दिए रखी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो गाड़ी की कॉस्ट जरब 10% जरब 6/12 4/12 करेंगे, और जब गाड़ी ट्रांसफर कर देगा उससे रिटायरमेंट के वक्त, तो गाड़ी की फेयर वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। अब बताएं ये क्या हो रहा है इस सवाल में? रिजाइन करके जा रहा है। ये कम्युलेटेड बैलेंस है, ये कम्युलेटेड बैलेंस है, लाइक 940। ये टोटली एग्जामिन करना है। इज इट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन? इज इट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन? इज इट इंटरेस्ट? नो, इट इज रिसीव्ड। शादी हो गई, आप जहेज मिल रहे हैं, अब कंट्रीब्यूशन नहीं है, अब लाल रुमाल वाला सीन है। अब इसके बास्केट के हाथ लगवाया जाएगा, भाई ये पैसे अब आपके हैं, लेके जाएंगे। डन। ओके, अच्छा, आई होप कितने लोगों को ये जरा क्लैरिटी जरा आज पक्की हो गई है, क्लियर हो गया है। तो इन अल्फाज से परेशान नहीं होना। क्रेडिटेड टू अकोमोलेटेड बैलेंस, दिस मनी इज देयर इन अकोमोलेटेड बैलेंस। अकोमोलेटेड बैलेंस से लोग समझेंगे मिल गए हैं पैसे। रिसीव्ड अकोमोलेटेड बैलेंस, फाइनल सेटलमेंट इन अकोमोलेटेड बैलेंस, वो फिर और अल्फाज हैं। अच्छा, ये तो यार एक अलाउंस का लफ्ज़ है, पता नहीं बच्चे क्यों कहते हैं, रिवाइज करा दें। पेज नंबर 86 पर कि अलाउंस जो नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी है उसको इनकम में डाल लें। ऑफिशियल ड्यूटी वाला अगर, पेज 86, ऑफिशियल ड्यूटी वाला अगर हर महीने हर वीक डेली मिल रहा है तो फिर उसको इनकम में डालना है। और अगर वन ऑफ टाइप है, लेकिन उसमें एक और रूल लिखवाया था कि अगर बिजनेस ट्रिप के लिए आपको 6 लाख दिया और आप लाख बचा के ले आए तो फिर वो लाख इनकम में डालें। ये तरह बेस सामने रख के फिर सवाल सॉल्व कीजिएगा। जाएंगे इंशाल्लाह 4:45 पे वापस आ जाएं, 4:40 पे आ जाएं, 4:45 तक फिर शुरू कर लेते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। फिर 5:15 बजे आपको इंशाल्लाह 5:20 पे फारिग कर देंगे। आना है आपने जरूर।